सिंगापुर 1990 के दशक की शुरुआत में एकदम ऑर्डर का बीकन था और अपने मेटिक्युलस प्लानिंग पे गर्व करता था। इसका फाइनेंशियल सेंटर तेजी से ग्रो कर रहा था, एशिया में एक ट्रस्टेड हब बनने का एम था। फिर भी 1992 में उसके उभरते फाइनेंशियल मार्केट में झटके लगे, जिसका केंद्र था सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज या साइमैक्स। उस साल की घटनाओं ने एक कड़ा रिमाइंडर दिया कि सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड सिस्टम्स को भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। साइमैक्स डिस्टर्बेंस सिर्फ एक लोकल मामला नहीं था, इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी में भी हलचल मचा दी। इसने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो जोखिम होते हैं, खासकर तेजी से बदलते मार्केट्स में, उन्हें हाईलाइट किया। दुनिया फाइनेंशियली ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही थी और एक एक्सचेंज में जो होता था उसका असर दूसरों पर भी पड़ सकता था। इस एपिसोड में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंसानी एम्बिशन और आखिर में धोखा शामिल था। ये दिखाया कि कितनी जल्दी चीजें गलत हो सकती हैं, जिसमें बड़ी रकमें शामिल थीं और सिंगापुर की रेप्यूटेशन को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये कहानी सिर्फ नंबर्स और ट्रेड से कहीं ज्यादा है। ये ट्रस्ट और ओवरसाइट के बारे में है। सिंगापुर साइमैक्स को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए उत्सुक था, जिससे मौके तो बने लेकिन कुछ पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स भी। 1992 की घटनाओं ने इन कमजोरियों पर गहराई से सोचने पर मजबूर किया, एक वेकअप कॉल की तरह। इससे सीखे गए सबक आने वाले सालों में उसके फाइनेंशियल रेगुलेशंस को आकार देंगे। ये स्कैंडल सिंगापुर के फाइनेंशियल सिस्टम और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मजबूती का एक क्रिटिकल टेस्ट था। साल 1992 खासकर ग्लोबल करेंसी टर्मोइल के बैकड्रॉप में एक कठिन दौर बन गया। इसने एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा विजिलेंट फाइनेंशियल सेंटर बनाया। इस एपिसोड को समझना सिंगापुर की एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनने की जर्नी को समझने के लिए की है। यह दुनिया भर के मार्केट्स के लिए टाइमलेस लेसन्स भी देता है। सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज या सिमैक्स 1984 में शुरू हुआ था, ग्लोबल डेरिवेटिव्स एक्शन को कैप्चर करने का एक बोल्ड मूव। डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे और सिमैक्स एशिया का पहला फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज था। इसका एम था टाइम जोन गैप को भरना, अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स के बीच ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कनेक्ट करना। इस स्ट्रैटेजी ने सिंगापुर को ग्लोबल फाइनेंस की 24 घंटे चलने वाली चेन में एक जरूरी लिंक बना दिया। सिमैक्स ने जल्दी ही इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए रेप्यूटेशन बना ली। एक पायोनियरिंग मूव था शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ म्यूचुअल ऑफसेट सिस्टम, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम हुए और मार्केट लिक्विडिटी बढ़ी। इसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को सिंगापुर की तरफ अट्रैक्ट किया, सीमेक्स को फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर मैप पर ला दिया। एक्सचेंज में इंटरेस्ट रेट, स्टॉक इंडेक्स और करेंसी फ्यूचर्स जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते थे। जापानीज येन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग खास तौर पर एक्टिव थी, जिसमें सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने मदद की। इंटरनेशनल बैंक्स और ट्रेडिंग फर्म्स ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए, एशिया की बढ़ती इकोनॉमीज का फायदा उठाने के लिए उत्सुक थे। साइमैक्स ने रिस्क्स को हेज करने के टूल्स और स्पेकुलेशन के रास्ते मुहैया कराए। 1990 के दशक की शुरुआत तक सीमेक्स एक सक्सेस स्टोरी बन चुका था, सिंगापुर की ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनने की एम्बिशन का प्रतीक। लेकिन इस सक्सेस के साथ कुछ इनहेरेंट रिस्क्स भी थे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का फास्ट पेस्ड माहौल वॉलेटिल हो सकता था और डेरिवेटिव्स की कम्प्लेक्सिटी का गलत फायदा उठाया जा सकता था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मार्केट की बढ़ती सोफिस्टिकेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत थी। यही वो स्टेज था जिस पर 1992 का ड्रामा सामने आने वाला था। सिमैक्स जैसे एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग फ्लोर्स प्रेशर कुकर जैसे थे, जो बड़े रिवॉर्ड से ड्रिवन युवा एम्बिशियस लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ये ट्रेडर्स एड्रेनलिन पर जीते थे, पल भर में ऐसे फैसले लेते थे जिनसे लाखों का फायदा या नुकसान हो सकता था। कल्चर हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला था, जहां बोल्ड स्ट्रैटेजी और रेकलेस जुए के बीच की लाइन धुंधली हो सकती थी। की प्लेयर्स में ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, बैक ऑफिस स्टाफ और ऑपरेशंस देखने वाले मैनेजर्स शामिल थे। 1990 के शुरू में कंट्रोल्स और कंप्लायंस सिस्टम्स अभी भी इवॉल्व हो रहे थे, जिससे प्रॉफिट और नियम तोड़ने के मौके बन रहे थे। बड़े बड़े बोनस का लालच बहुत स्ट्रांग था और बड़े नुकसान को कबूल करने का डर भी उतना ही पावरफुल था। कभी कभी एक स्टार ट्रेडर को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती थी, जिससे सुपीरियर्स की स्क्रूटनी कम हो जाती थी। अगर कोई फर्म के लिए बहुत पैसा बना रहा होता था तो हमेशा सवाल नहीं पूछे जाते थे। ट्रस्ट का ये माहौल, जो कभी कभी गलत जगह होता था, उसका फायदा उठाया जा सकता था।
1992 के साइमेक्स इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में प्लेयर्स अक्सर ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो एक स्पाइरल में फंस गए थे। लगातार कुछ बैड ट्रेड्स से हिडन लॉसेस हो सकते थे, जिससे उन्हें रिकूप करने के लिए और ज्यादा रिस्की ट्रेड्स करने पड़ते थे। सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता था। जो सिस्टम्स थे वो इसे रोकने के लिए थे, लेकिन डिटर्मिन्ड लोग कभी कभी उनसे बचने के रास्ते निकाल लेते थे। 1992 की धोखेबाजी में सोफिस्टिकेटेड तरीके शामिल थे, खासकर करेंसी फ्यूचर्स में। कोई ट्रेडर अनऑथराइज्ड पोजीशन ले सकता था, येन के डायरेक्शन में शर्त लगाकर। मार्केट के खिलाफ जाने पर नुकसान हो सकता था। कुछ ने नुकसान छिपाने का सहारा लिया। सच को छिपाने से शुरुआत हुई। ट्रेड्स को गलत रिपोर्ट करना की टैक्टिक थी। लूजिंग ट्रेड्स को एरर अकाउंट्स में डालना शामिल था। कुछ ट्रेडर्स के पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट और सेटल करना, जो एक बड़ा रेड फ्लैग था। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की कमी थी। अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग एक अहम हिस्सा था। ट्रेडर्स अप्रूव्ड लिमिट्स से ज्यादा बेट्स लगा रहे थे। ये अनऑथराइज्ड ट्रेड्स नुकसान रिकवर करने की कोशिशें थीं, जिससे एक खतरनाक साइकिल बन जाता था। नुकसान छिपाने के लिए एरर अकाउंट्स का इस्तेमाल आम था। रोग ट्रेडर्स उनका गलत फायदा उठाते थे, रिकॉर्ड्स में हेरफेर करते थे ताकि सब लेजिटिमेट लगे, नुकसान की भरपाई की उम्मीद में। ये कुछ समय तक चल सकता था, रकम छोटी हो या सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने में माहिर हो। जितना लंबा चलता, धमाका उतना बड़ा होता। 16 सितंबर 1992, जिसे ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है, एक ग्लोबल करेंसी क्राइसिस का दिन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पाउंड स्टर्लिंग को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म या ERM से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। ERM को करेंसी फ्लक्चुएशंस कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन डॉइचमार्क के मुकाबले पाउंड का पेग टिकाऊ साबित नहीं हुआ। मार्केट फोर्सेस, जिनकी अगुवाई जॉर्ज सोरोस जैसे स्पेकुलेटर्स कर रहे थे, मानते थे कि पाउंड ओवरवैल्यूड था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को बचाने की कोशिश की, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए और अरबों खर्च किए, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। दिन के आखिर तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार मान ली और पाउंड ERM से क्रैश हो गया। ब्लैक वेंसडे का असर तुरंत और दूर तक हुआ, ग्लोबल करेंसी मार्केट्स में शॉक वेव्स भेजते हुए। इस घटना ने स्पेक्युलेटिव कैपिटल की जबरदस्त ताकत दिखाई, जिसने डिटर्मिन्ड गवर्नमेंट्स को भी पछाड़ दिया। करेंसी ट्रेडर्स के लिए ये अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी का दौर था, जिसमें किस्मतें बनी और बिगड़ी। ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी सिमेक्स जैसे एक्सचेंजेस के लिए एक क्रिटिकल टेस्ट थी, जहां करेंसी फ्यूचर्स एक मेजर प्रोडक्ट थे। यूरोपियन करेंसीज में वाइल्ड स्विंग्स ने केओस और प्रॉफिट के मौके दोनों पैदा किए, लेकिन बढ़े हुए वॉल्यूम और तेज प्राइस मूवमेंट्स ने ट्रेडिंग सिस्टम्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स पर जबरदस्त दबाव डाला। जो ट्रेडर्स पहले से ही छिपे हुए नुकसान झेल रहे थे या अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज में लगे थे, ब्लैक वेंसडे ने उनकी मौजूदा प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। ब्लैक वेंसडे की उथल-पुथल ने एक अनचाहे ऑडिटर का काम किया, फाइनेंशियल मार्केट्स को ब्रूटल फोर्स से चीरते हुए। इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का सीमेक्स पर गहरा असर पड़ा, खासकर उन ट्रेडर्स पर जो चुपके से बड़ी, रिस्की पोजीशंस रखे हुए थे। नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में अकाउंट्स को जगल करना और एक बैड बेट को छिपाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन ब्लैक वेंसडे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसमें करेंसी मूवमेंट्स चौंका देने वाले थे। जिन ट्रेडर्स ने गलत शर्त लगाई थी, उनके नुकसान एस्ट्रोनॉमिकली आंच गए, जिससे उन्हें छिपाना बहुत मुश्किल हो गया। एरर अकाउंट्स, जो छोटी गलतियों के लिए बने थे, वो $multi-million के झटके बिना किसी के ध्यान में आए अब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। सभी करेंसी ट्रेडिंग ऑपरेशंस पर इंटेंस स्क्रूटनी बीर गई, जिससे धोखेबाज प्रैक्टिसेस को छिपाना और मुश्किल हो गया। मार्जिन कॉल्स बार बार और बड़े होने लगे, पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए और ज्यादा कोलेटरल की जरूरत पड़ने लगी। अगर कोई ट्रेडर चुपके से बड़ा डेफिसिट चला रहा था, तो वो इन मार्जिन कॉल्स को पूरा नहीं कर पाता। अक्सर यही वो पॉइंट होता था जब छिपी हुई एक्टिविटीज सामने आ जाती थीं, जिससे एक्सपोजर की असली हद पता चल जाती थी। ब्लैक वेंसडे ने दुनिया भर में कई इलिसिट ऑपरेशंस के सामने आने की इस प्रोसेस को तेज कर दिया। सिमेक्स पर इसके नतीजों ने पहले से चल रही किसी भी फ्रॉडुलेंट स्कीम्स पर जबरदस्त दबाव डाला। दूसरे फेलिंग ट्रेड्स पर मार्जिन कॉल्स को पूरा करने के लिए कैश की जरूरत छिपी हुई पोजीशंस को लिक्विडेट करने पर मजबूर कर सकती थी, जिससे असली हालत सामने आ जाती। जब फाइनेंशियल गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो अथॉरिटीज का रिएक्शन बहुत क्रूशल होता है।
सिंगापुर, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर पर गर्व करता है, सिमेक्स पर मिसकंडक्ट के सबूत मिलते ही फौरन हरकत में आया। इन्वेस्टिगेशंस शुरू की गईं, जिसमें ट्रेड्स और पैसे के उलझे हुए रास्तों को ट्रेस करना शामिल था। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर या एमएस ने सिंगापुर की रेप्यूटेशन बचाने में की रोल निभाया। इन्वेस्टिगेशंस में मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, इंटरनल कंट्रोल्स और सिमेक्स द्वारा की गई ओवरसाइट की बारीकी से जांच की गई। जो भी लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में शामिल पाए गए, उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने पड़े। गलती करने वालों को सजा देने के अलावा फोकस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर चला गया। इन घटनाओं ने बदलाव के लिए कैटलिस्ट का काम किया, एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर देते हुए। एमएएस और सिमेक्स ने मिलकर नियमों को सख्त किया, सर्वेलेंस सिस्टम्स को सुधारा और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाया। इसमें कामों का और सख्ती से बंटवारा, स्ट्रिक्टर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ज्यादा मजबूत ऑडिटिंग प्रोसीजर्स और जवाबदेही की साफ लाइंस शामिल थीं। इन रिफॉर्म्स का मकसद था कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों जिसमें मार्केट सर्वेलेंस के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल था। सिंगापुर का रिस्पॉन्स एक साफ सुथरा और ट्रस्टेड फाइनेंशियल सेंटर बनाए रखने की उसकी कमिटमेंट का सबूत था। 1992 के एपिसोड से मिले सबक दर्दनाक थे, लेकिन एक ज्यादा रेजिलिएंट सिस्टम बनाने में मददगार साबित हुए। 1992 के सिमेक्स कांड ने एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बड़े सबक देते हुए। एक की टेकअवे था मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स का क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस बन गया। एक और जरूरी सबक रेगुलेटरी ओवरसाइट से जुड़ा था, जिसमें एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स को विजिलेंट और एडेप्टिव होने की जरूरत थी। इन घटनाओं ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड रेगुलेटर्स की जरूरत है। फाइनेंशियल इनोवेशन की स्पीड का मतलब था कि रेगुलेटर्स को सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। फाइनेंस में ह्यूमन एलिमेंट भी साफ तौर पर हाईलाइट हुआ, जहां परफॉर्म करने का प्रेशर एथिकल ब्लाइंड स्पॉट्स पैदा कर रहा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर का कल्चर मैटर करता था, इंटेग्रिटी पर फोकस एक नई प्रायोरिटी बन गई। आखिरकार सिमेक्स डिस्टर्बेंस की लेगेसी रेजिलियंस और लर्निंग की है। सिंगापुर ने इन सबकों को दिल से लिया, अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को काफी मजबूत किया। इसने एक बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के तौर पर उसकी लगातार सक्सेस की नींव रखी। बाकी दुनिया के लिए ये एक रिमाइंडर था कि फाइनेंशियल मार्केट्स को लगातार विजिलेंस की जरूरत होती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ग्लोबल फाइनेंस में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी पिलर्स हैं। 1992 की गूंज आज भी हमें रिस्क मैनेज करने के तरीकों के बारे में बताती है।